स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड एक्सप्रेस में। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। खबरों की शुरुआत करेंगे। केदारनाथ उपचुनाव के लिए कल वोटिंग होनी है। सुबह 8 बजे से उपचुनाव के लिए मतदान किया जाएगा, जिसकी प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। केदारनाथ में 173 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं और पोलिंग पार्टियां अपने पोलिंग बूथों पर पहुंच गई हैं। केदारनाथ विधानसभा को सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से 2 जोन 27 सेक्टर्स में बांटा गया है। हर जोन और सेक्टर में मजिस्ट्रेट तैनात रहेंगे। सुरक्षा के नजरिए से लोकल पुलिस के अलावा आईटीबीपी और एक कंपनी एसएसबी को तैनात किया गया है। उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। मतदान के लिए प्रशासन की तैयारी पूरी है। 23 नवंबर को केदारनाथ उपचुनाव का नतीजा आएगा। सुरक्षा का इंतजाम मैं कहूँ तो हमारे पास लगभग 1000 से भी ज़्यादा पुलिस पर्सनल यहाँ अरेंजमेंट में लगे। 3 सीएपीएफ की टुकड़ियाँ तथा एक हमारी उत्तराखंड पुलिस की अहम बटालियन की 4 टोटल कंपनीज हमारे पास अवेलेबल है। और सारे भी जो पुलिस कर्मचारी है वो बहुत ही उत्साहित नज़र आए और उनको लेके जो ट्रैवलिंग अरेंजमेंट हो या सुरक्षा के इंतजाम हो, रहने का अरेंजमेंट है, ये भी हमारे द्वारा किया गया है। और मुझे पूरा भरोसा है ये पूर्व वर्ष के भांति इस साल का चुनाव भी बहुत ही अच्छा और अच्छे माहौल में बिना किसी रुकावट के संपन्न होगा। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर से केदारनाथ उपचुनाव में जीत का दावा किया। सीएम ने कहा केदारनाथ में ऐतिहासिक जीत होगी। उपचुनाव में ऐतिहासिक जीत का दावा करते सीएम नजर आए हैं। उपचुनाव को लेकर तैयारी पूरी। भारतीय जनता पार्टी की जनता विकास के लिए वोट करेगी, ये भी सीएम की तरफ से कहा गया है। अनवरत रूप से केदारधाम और श्री केदारनाथ विधानसभा का विकास कार्य आगे बढ़ रहा है। वहाँ के लोग भली भांति जानते हैं कि ये सारा का सारा काम 2014 के बाद प्रारंभ हुआ। विकास अनवरत रूप से चले, इसलिए वहाँ के लोग, मैं केदारनाथ विधानसभा के अंदर अनेक स्थानों पर गया हूँ। हजारों लोगों से, माताओं बहनों से, बड़े बुजुर्गों से, नौजवानों से मिलने का अवसर प्रदान हुआ और उनका समर्थन, उनका सहयोग, आशीर्वाद देखकर मैं कह सकता हूँ कि श्री केदारनाथ विधानसभा चुनाव का जो जीत होगी वो ऐतिहासिक जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गैरसैंण में आज लोगों की समस्याएं सुनी। सीएम धामी ने लोगों के बीच पहुंचकर उनसे बातचीत की, समस्याओं को जाना। गैरसैंण के पास सारकोट गांव में सीएम धामी ग्रामीणों से मिले। साथ ही सीएम ने मौके पर तत्काल अधिकारियों को निर्देश दिए और समस्याएं दूर करने के लिए कहा। सोमवार देर शाम सीएम अचानक से गैरसैंण पहुंचे थे। बहुत बार मुझे लगता है कि जिनको बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां जैसा उत्पाद बनाती हैं, उनसे भी अच्छा उत्पाद अब हमारी बहनें बना रही हैं। ये हमारा क्रम अब जारी रहेगा तो आने वाले समय में इस क्षेत्र में बड़ी क्रांति होगी। और लखपति दीदी योजना में भी 1 लाख बहनें हमारी राज्य की लखपति दीदी बन गई हैं। और अगले 1 साल में हमने 1.5 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य लिया है। जो छूट गई हैं उनको भी लखपति दीदी बनाना है। जो समूह से न जुड़ी हैं उनको भी समूह से जोड़ना है। उनको भी उन योजनाओं का लाभ दिलाना है। उन तक वो सहायता पहुंचानी है जो हमारे प्रधानमंत्री जी दिल्ली से भेज रहे हैं। इससे पहले गैरसैंण में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान विधानसभा परिसर में चल रहे विकास कार्य को देखा है। और इसके साथ सीएम धामी ने डीएम से भराड़ी सैंड में विकास कार्यों और बद्रीनाथ धाम में चल रहे मास्टर प्लान के काम के बारे में भी जानकारी ली। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को काम में तेजी लाने के साथ गुणवत्ता पर विशेष जोर देने के निर्देश दिए। पिथौरागढ़ में इन दिनों टेरिटोरियल सेना की भर्ती चल रही है और इस भर्ती में देश के कई राज्यों से युवा शिरकत कर रहे हैं। लेकिन इन युवाओं के लिए भर्ती में शामिल होना भी किसी चुनौती से कम नहीं है। मैदानी इलाकों से पहाड़ तक पहुंचने में इन्हें काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। रोडवेज की बसों की कमी के कारण इन्हें टैक्सी की मदद लेनी पड़ रही है। लेकिन टैक्सी चालक मनमाफी किराए ले रहे हैं। यही नहीं, रहने और खाने के लिए भी इन्हें एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। हालांकि अब पिथौरागढ़ प्रशासन ने कई सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में इनके रुकने का इंतजाम किया है।
साथ ही उचित मूल्य पर खाने का इंतजाम भी किया जा रहा है। वहीं प्रादेशिक सेना की भर्ती में भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने 20 से 22 नवंबर तक सभी स्कूल बंद रखने का फैसला कर लिया है। यहाँ से 300 रुपये लगते हैं, वहाँ से हम 1500 रुपये दे के यहाँ तक के लिए आ रहे हैं। रहने के लिए कहीं ऐसी व्यवस्था नहीं है कि यहाँ पे हम सब लोग एक रूम लेके रहें। सबके लिए बोला जा रहा है कि 1500 रुपये दो, फिर उसके बाद अलग से रूम मिलेगा। और इतना हमारे पास बजट नहीं है। हमारे पास क्या, हमारे साथ जितने भी लोग हैं किसी के पास नहीं है। 1200 रुपये में सवारी लेके आ रहे हैं, एक बस चल रही 400 में। यही दिक्कत है, रहने खाना पीना की दिक्कत इधर हो रही है। यहाँ पे पानी आने की, दम की घुटन हो रही है, बहुत सारी समस्याएं। मध्य प्रदेश से लेकर यूपी तक के नौजवान यहाँ पर शिरकत कर रहे हैं, लेकिन इन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ तक आने में एक तरीके से लूट मची हुई है। टैक्सी चालकों ने जो किराया 400 से 500 के आसपास होता था, उसे लगभग 1500 से 2000 के बीच किया है। हालांकि प्रशासन भी इस तरीके की जो दिक्कतें हो रही है उनसे निपटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन प्रशासन बहुत ज़्यादा सफल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज़ 18, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में हो रही भर्ती के लिए बड़ी संख्या में यूपी के अलग अलग जिलों से युवा उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। खासकर हल्द्वानी और टनकपुर में युवाओं का रेला लगा हुआ है और इन सब युवाओं को किसी भी कीमत पर पिथौरागढ़ पहुंचना है। ऐसे में इनके हल्द्वानी और टनकपुर से पिथौरागढ़ जाने के लिए बसें कम पड़ गई हैं। लगातार दूसरे दिन मैदान से पिथौरागढ़ के लिए 100 से ज़्यादा KMOU और रोडवेज की बसें पिथौरागढ़ के लिए भेजी जा चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद युवाओं की भीड़ कंट्रोल में नहीं है। हल्द्वानी में तो प्रशासन ने प्राइवेट स्कूल की बसों को पिथौरागढ़ भेजना शुरू किया है और हल्द्वानी बस अड्डे पर ये बसें जैसे ही पहुंच रही हैं, भर्ती को आए नौजवान इन पर टूट पड़ते हैं। इस बीच RTO से लेकर प्रशासन के बड़े अधिकारी तक खुद मैदान में उतरकर व्यवस्थाएं देखते नजर आए। यहाँ की पुलिस सामने खड़ी है, उनसे भी बातचीत हुई। वो बता रहे हैं सबका जो यहाँ RTO वाले हैं जो कुछ भी है ये सब बता रहे हैं कि बस फिक्स हो गया रेट, बस यही रहेगा। सबका फिक्स रेट कर दिया है, 1000-1200 रुपया सबका फिक्स रेट कर दिए हैं। ठीक, अब हम लोग देने के लिए भी तैयार हो गए हैं, लेकिन क्या है तब भी उनके पास सुविधा नहीं हो पा रही है हम लोगों को भेजने के लिए। बताओ, भर्ती अब साल भर में एक बार आती है। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ, रात से पढ़ा हूँ, कोई बस की सुविधा ना हो रही है। सरकार आ रही है, पुलिस आ रही है, जहाँ दे देती है, उधर को जाओ उधर जाओ और फिर वहीं आ जाती है। बस नहीं आ रही है, कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग बरेली से आए हैं, हमारे लिए पिथौरागढ़ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोई मतलब सुविधा नहीं है हमारे लिए। हम लोग पता सुबह से भटक रहे हैं यहाँ पे। 1-2 लोगों के पास गए, उन लोगों ने बोला कि 1000 रुपये हमारे चाहिए, 1000 रुपये में बुक करके ले जा रहे हैं। अब अगर हम पहुँचे तो फिर हमारा क्या होगा? तो हमने इतनी तैयारी करी थी दिन से, क्योंकि 20 और 21 उत्तर प्रदेश के लिए इतनी नियत है। पड़ोसी राज्य होने की वजह से काफ़ी संख्या में अभ्यर्थी इसमें आए हैं। बसों का अरेंजमेंट लगातार हम लोग कर रहे हैं। जनरली पिथौरागढ़ के लिए सर्विसेज कम होती हैं, लेकिन अभी हम 50 से 55 बसें रोडवेज और KMO की भेज चुके हैं। इसके अलावा काशीपुर, रामनगर से भी प्राइवेट बसेस अरेंज की गई हैं। हल्द्वानी में कुछ जो हमारे पब्लिक स्कूल्स हैं उनकी बसों को भी हम लोग यहाँ पर अधिग्रहण करके इसको व्यवस्था बना रहे हैं। और नैनीताल की कुमाऊं यूनिवर्सिटी ने छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्र नेताओं ने जमकर हंगामा किया। पेट्रोल लेकर छात्र नेता कुमाऊं विश्वविद्यालय की छत पर चढ़ गए। छात्र नेता खुद पर आग लगाने की धमकी दे रहे हैं। जल्द छात्र संघ चुनाव कराने की मांग उनके द्वारा की जा रही है और जल्द छात्र संघ चुनाव की मांग के साथ छात्र नेताओं ने कई घंटों तक बवाल काटा। कुलपति और रजिस्ट्रार छात्रों से बिना मिले ही विश्वविद्यालय भवन से चले गए, जिससे छात्र और आक्रोश में आ गए। छात्रों ने कहा कि जब तक चुनाव नहीं होगा तब तक ना तो विश्वविद्यालय में कोई काम होगा, ना ही परीक्षा होगी। हालांकि विश्वविद्यालय ने छात्रों को समझाने की कोशिश की, लेकिन छात्र नेता मानने को तैयार नहीं। पुलिस प्रशासन हम जैसे छात्र नेताओं को आतंकवादी समझ के हमें रोकने आ रहा है, हमें मारा जा रहा है, उसके हाथ छील दिए गए, हमें खींचा गया। वो भाई 4 घंटे से हम खड़े हैं ये ठंड में। हम तो हल्द्वानी से आए हैं, कितने लोग जैकेट लेके नहीं आए, कितने लोग उस ठंडे में। वो बेचारा इतना परेशान हुआ। वो छात्र संघ का सचिव का चुनाव लड़ रहा है, वो बंदा अपने को आत्मदाह तक उतर गया है और फिर भी रजिस्ट्रार पीछे से भाग जाता है। कि छात्र संघ चुनाव का मामला माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है, तो जैसा भी माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय होगा उसका हम सम्मानपूर्वक इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। और इस समय जो आंदोलन वाला मामला है, विद्यार्थियों को लगातार समझाने का प्रयास किया जा रहा है।
और श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में मरीजों को डायलिसिस के लिए परेशान होना पड़ रहा है तो दूसरी सुविधाओं की भी हालत खराब है। आज कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने मेडिकल कॉलेज के गेट पर धरना दिया और कॉलेज प्रिंसिपल को हटाने की मांग की। वहीं गणेश गोदियाल ने आरोप लगाया कि धरने के दौरान इतनी पुलिस लगाई गई जैसे वहां आतंकवादी हों। लोग जागे, पुलिस लगा रखी है। हमारे आने से पहले तमाम पुलिस लगा दी। यहाँ पर बात यह है कि हम कोई आतंकवादी हैं या हम कोई प्रिंसिपल को जाके मारने वाले हैं। हम राजनीतिक पार्टी हैं, हम एक जवाबदार विपक्ष हैं और जवाबदेही के साथ इस बात के लिए धरना कर रहे हैं कि सरकार जागे। उस अधिकार से भी हमें वंचित किया जा रहा है। हरिद्वार में जंगली हाथियों के झुंड को देखकर सड़क से गुजर रही गाड़ियों में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान बड़ा हादसा टल गया। अचानक जंगल से आए जंगली हाथियों का झुंड जगजीतपुर में लक्सर रोड पर सड़क पार करने लग गया। इस दौरान सड़क से गुजर रहे लोगों में अफरा तफरी मच गई। घटना का वीडियो भी सामने आया जिसमें हाथियों के सामने से गुजरा एक बाइक सवार बाल बाल बचता नजर आया। लोगों की भीड़ को देखकर जंगली हाथियों ने दहाड़ भी लगाई। आपको बता दें कि इस क्षेत्र में जंगली हाथियों का झुंड आए दिन पहुंच रहा है। वन विभाग हाथियों के आवाजाही पर रोक लगाने में नाकाम साबित हो रहा है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को नोटिस जारी किया है। उपनल कर्मचारियों की याचिका पर हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को अवमानना का नोटिस दिया और 26 दिसंबर तक जवाब तलब किया है। कोर्ट ने पूछा है कि क्यों अब तक उपनल कर्मचारियों को लेकर कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया। आपको बता दें कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 12 नवंबर 2018 को अपने आदेश में राज्य के सभी उपनल कर्मचारियों को नियमित करने का आदेश दिया था। अब जो है अवमानना याचिका दायर की गई। माननीय न्यायालय ने आज जो है सुनने के बाद और अवमानना याचिका पर नोटिस जारी किया और 24 दिसंबर की डेट दाखिल करी है और मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी के विरुद्ध जो है कंटेम्प्ट नोटिस जारी किया है। थैंक यू। उपनल कर्मचारियों पर बड़ी खबर यह है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी गई है। उपनल के 22,000 आउटसोर्स कर्मचारियों का मामला सरकार शासन हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उलझा हुआ है। एक तरफ 11 नवंबर को भरोसा दिया गया कि 25 नवंबर को मुख्य सचिव से मीटिंग होगी, मसला सुलझ जाएगा। वहीं सैनिक कल्याण विभाग फिर से पुनर्विचार के लिए सुप्रीम कोर्ट चला गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही एसएलपी खारिज कर चुका है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि इस हाल के लिए बीजेपी सरकार जिम्मेदार है, जो कभी कर्मचारियों के हित की बात नहीं करती है। बीजेपी नेता मुन्ना सिंह चौहान ने कहा, उपनल में अभी क्या स्टेटस है इस पर वो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आज इस हाल के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। उपनल कर्मचारियों को आश्वासन दिया गया कि 25 तारीख को हम लोग बैठेंगे, आचार संहिता खत्म हो जाएगी, उसके बाद हम निर्णय लेंगे, लेकिन पीठ पीछे एकदम से पुनर्विचार याचिका डाली गई है। मैं तो यही कहूँगा कि कर्मचारियों के हित में काम करना चाहिए। और वैसे बीजेपी कर्मचारियों की विरोधी पार्टी है कि आज उपनल के कर्मचारी और तमाम सारे संविदा कर्मचारी है, ये यदि आज इस स्थिति में है तो इसकी जन्मदाता भी, इन परेशानियों की जन्मदाता भी कांग्रेस है। उत्तराखंड के चंपावत में महिलाओं के कपड़ों की नाप लेने वाले टेलर के लिए पुलिस ने बड़ा आदेश जारी किया है और साफ कहा है कि महिलाओं का नाप महिला टेलर ही लें। अब यूपी के तर्ज पर शुरू हुए इस आदेश पर सियासत तेज हो गई है। लेडीज टेलर की दुकान में पुरुषों का क्या काम? उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग ने सभी जिलों को एक लेटर भेजा था और कहा गया कि टेलर की यहां महिलाएं भी हों ताकि महिलाओं को किसी तरह की दिक्कत ना हो। इसी तरह महिलाओं की चिंता चंपावत पुलिस ने की है। चंपावत पुलिस का आदेश है कि लेडीज टेलर को दुकान पर सीसीटीवी लगाने होंगे और नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई होगी। दरअसल चंपावत में विश्व हिंदू परिषद ने लेडीज टेलर पर कपड़ों की नाप लेते हुए छेड़खानी का आरोप लगाया था, जिसके बाद पुलिस ने यह फैसला लिया। इतना ही नहीं, लोग सैलून में भी सीसीटीवी लगाने की मांग कर रहे हैं ताकि महिलाओं से बदतमीजी न हो। चंपावत पुलिस के इस कदम से हिंदूवादी संगठनों से जुड़ी महिलाएं खुश हैं और देवभूमि में इसे जिहाद का एक तरीका बता रही हैं। बहुत अच्छा फैसला था लोहाघाट चंपावत से
कि लेडीज टेलर ही लेडीजों का नाप ले सकेंगे और जहां लेडीज टेलर होंगे तो वहां कैमरे लगाए जाएंगे। बहुत ही सराहनीय फैसला है, बहुत ही अच्छी बात है। आज उत्तराखंड हर जिहाद से जूझ रहा है और ऐसे में ये फैसला आना बहुत सुखद विषय है और मैं चाहती हूँ कि ये लोहाघाट चंपावत तक ही सीमित न रह के हर गली, हर मोहल्ले, हर गांव में यही होना चाहिए। उत्तराखंड में अवैध मस्जिद, मजार, मदरसे के खिलाफ पहले ही अभियान चल रहा है, तो अब बात टेलर सैलून में महिलाओं को दिक्कत न हो ये हो रही है। हाल में कुछ मामले सामने आए हैं जहां सैलून के नाम पर लड़कियों को झांसे में लेने का काम हुआ, फिर चाहे थराली की घटना हो या टिहरी की। ऐसे में लेडीज टेलर मामले में क्या हिंदू मुस्लिम का एंगल है? महिला सुरक्षा पर बीजेपी और कांग्रेस एक राय है, लेकिन पॉलिटिकल फैसला पुलिस क्यों ले रही है, इस पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन पर भी होती है और पुलिस प्रशासन ने एहतियातन इन चीज़ों के लिए यदि कोई बात कही है या कोई ऐसे सिस्टम को डेवलप करने की कोशिश करी है तो मुझे लगता है कि स्वागत योग्य है। ये कोई ऐसा बाध्य करके करने वाला कार्य भी नहीं है, एक तरीके से स्वेच्छा से लगाने वाला है। महिला सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी बात है कि ऐसा डिसीजन होना चाहिए, लेकिन मैं उत्तराखंड पुलिस से पूछना चाहती हूँ और क्या चंपावत पुलिस अलग है कि ये डिसीजन पुलिस ले रही है, ये राजनीतिक डिसीजन है। मैं मुख्यमंत्री जी से बोलना चाहूंगी कि अगर इस तरीके से कभी पुलिस डिपार्टमेंट, कभी डीएम कोई भी निर्णय जो राजनीतिक निर्णय है वो लेने लग गए तो सरकार का क्या काम है? मामला देवभूमि का है, जहां खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हर तरह के जिहाद से लड़ने की बात कर रहे हैं। ऐसे में सैलून और लेडीज टेलर के यहाँ मामला महिलाओं की सुरक्षा का है। ऐसे में अगर चंपावत से निकली बात आगे बढ़ी तो आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सांप्रदायिक सियासत गरमा सकती है। दीपांकर भट्ट, न्यूज 18, देहरादून। चमोली में बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के तीसरे दिन आज आदि गुरु शंकराचार्य की पावन गद्दी और गरुड़ भगवान जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में विराजमान हो गए। यहीं पर अब शीतकाल में गरुड़ की पूजा भगवान नरसिंह के साथ की जाएगी। नरसिंह मंदिर में डोली पहुंचते ही स्थानीय लोगों ने डोली का भव्य स्वागत किया। इसी के साथ अब ग्रीष्मकालीन यात्राएं भी संपन्न हो गई हैं। बर्फीले पहाड़ों पर स्थित चारों धामों के कपाट बंद हो चुके हैं और डोलियां भी शीतकालीन प्रवास पर पहुंच चुकी हैं। अब अगले 6 महीने यहीं पर पूजा होगी। ऐसे में अब एक बार फिर से मांग उठने लग गई है कि सरकार शीतकालीन यात्रा भी शुरू कराए। चार धाम यात्रा को उत्तराखंड की लाइफलाइन माना जाता है। हजारों लोगों का रोजगार इससे जुड़ा होता है, लेकिन कपाट बंद होने के साथ ही इन इलाकों में सन्नाटा पसर जाता है। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि कपाट ग्रीष्मकालीन धामों के बंद होते हैं। शीतकालीन प्रवास स्थलों पर तो भगवान विराजमान होते ही हैं, लिहाजा शीतकालीन धामों तक यात्रा जारी रह सकती है। ज्योतिर्मठ में लोग शीतकाल में यात्रा पर आते हैं। इस बार भी 16 दिसंबर से शीतकालीन यात्रा शुरू कर दी जाएगी, लेकिन अगर सरकार इसमें पहल करती है तो इसका बड़े स्तर पर संदेश जाएगा। पट बंद हो गए तो लोग समझते हैं कि अब दर्शन नहीं होगा, पूजा नहीं हो रही है, तो ये भ्रांति है। केवल ग्रीष्मकालीन स्थान पर बंद हुआ है, शीतकालीन स्थान पर डोली आकर के वहां पूजा होती रहती है, वहां दर्शन होता रहता है, पुण्य वही मिलता रहता है। तो ये जो भ्रांति उत्पन्न हो गई है लोगों के मन में कि 6 महीने ही दर्शन पूजन होते हैं, बाकी नहीं होते हैं, उसको तोड़ना हमारी यात्रा का उद्देश्य है। सरकारी लेवल पर साल 2011 में भी एक बार शीतकालीन चारधाम यात्रा शुरू करने की पहल की गई थी। चारधाम विकास परिषद के तत्कालीन उपाध्यक्ष सूरत राम नौटियाल चारों धामों के शीतकालीन प्रवास स्थल तक बर्फबारी के बावजूद यात्रियों को ले गए थे, लेकिन सरकार बदलते ही मामला फिर ठंडे बस्ते में चला गया। तो शीतकालीन यात्रा होनी बहुत आवश्यक है। वो यहाँ की रोजी रोटी के लिए भी आवश्यक है। जो तीर्थ यात्री देख नहीं पाते उस समय, उनको भीड़ रहती है, जो वेटेज रहते हैं, वेटिंग में रहते हैं, 10-10 दिन तक नहीं मिलता है, गाड़ियां नहीं मिलती है, होटल नहीं मिलते, उनको भी न वो बाधित होंगे न कहीं उनको रुकना पड़ेगा। शीतकालीन चारधाम यात्रा के 2 पहलू हैं। श्रद्धालु शीतकालीन प्रवास स्थलों पर दर्शन तो करेंगे ही, पहाड़ों पर बर्फबारी का भी आनंद ले सकते हैं।
लोगों को रोजगार भी मिलेगा, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। उच्च हिमालय के इन क्षेत्रों में माइनस में टेम्परेचर, भीषण बर्फबारी किसी मुसीबत से कम नहीं है और उस पर सड़कों को खुला रखना सेना तक के लिए भी चुनौती बन जाता है। लेकिन इन सब समस्याओं के बाद भी सर्दियों में 4 धाम यात्रा शुरू होती है तो ये उत्तराखंड के लिए क्रांतिकारी कदम माना जा सकता है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। अल्मोड़ा पहुंचने पर गोलजीव संदेश यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। 4 नवंबर को पंचायत के गोरल चौड़ मंदिर से यात्रा स्टार्ट हुई थी, जो गढ़वाल और कुमाऊं के कई जिलों से अल्मोड़ा पहुंची। 2022 से शुरू हुई इस यात्रा का उद्देश्य न्यायकारी लोक देवता गोलजीव के गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के सैकड़ों मंदिरों को गोलजीव सर्किट के तौर पर विकसित करना है। वर्तमान में जो गढ़वाल के क्षेत्र रहे थे उसमें 21 को हमने चिन्हित किया था जहाँ यह यात्रा जानी थी, और जब गढ़वाल क्षेत्र में ये यात्रा गई तो कुमाऊं का देवता आ रहा है करके वहाँ पर जो भव्य स्वागत हुआ है, तो उसमें कम से कम नहीं तो 80 से ऊपर स्थानों पर वो यात्रा गई जो बिना योजना की थी। तो इस यात्रा का संदेश यही है कि ये देवभूमि है जहाँ साक्षात देवी देवताओं का वास है। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। हरिद्वार में लंबे समय से फरार चल रहे जमीन की धोखाधड़ी के आरोपी के घर पुलिस ने मुनादी की। आरोपी जगजीवन राम और उसके भाई रोहित कुमार पर जमीन की धोखाधड़ी के मामले में मुकदमा दर्ज। कोटद्वार में ओएनजीसी में नौकरी दिलाने के नाम पर कई युवकों से लाखों की ठगी करने वाले 2 आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा। दोनों आरोपी लंबे वक्त से फरार चल रहे थे। रुड़की में ईदगाह चौक के पास निजी अस्पताल में इलाज के दौरान गर्भवती महिला की मौत हो गई। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। एसडीएम ने जांच के आदेश दिए, अस्पताल में ताला लगाया। बागेश्वर सीडीओ ने विकास भवन के सभी कार्यालयों में ताबड़तोड़ छापेमारी की। इस दौरान 5 अधिकारी समेत 25 कर्मचारी गैर हाजिर मिले। सीडीओ ने सभी का 1 दिन का वेतन रोकने के निर्देश दिए। रुड़की में भगवानपुर में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। इसमें कुल 77 फरियादियों ने अपनी शिकायतें दर्ज कराईं। कई शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया। कोटद्वार में तहसील दिवस के मौके पर सिंचाई और वन विभाग से जुड़े छाए रहे मुद्दे। तहसील दिवस में 63 फरियादी पहुंचे। कई शिकायतों का मौके पर समाधान किया गया। देव सुमन विद्यालय का 5वां दीक्षांत समारोह ऋषिकेश में आयोजित किया गया। दीक्षांत समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत मौजूद रहे। राज्यपाल ने 21,230 छात्र छात्राओं को डिग्री दी और 81 छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया। नैनीताल में मानसखंड के कामों को लेकर प्रशासन ने स्थानीय लोगों और नैना देवी मंदिर प्रबंधन के साथ मीटिंग की। इस दौरान मंदिर प्रबंधन ने प्रशासन को कहा कि एक साथ पूरा काम करें ताकि श्रद्धालुओं को कोई परेशानियों का सामना न करना पड़े। रुड़की में एसएसपी और डीएम ने उप कारागार का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कैदियों के रहने की व्यवस्था का जायजा लिया। हरिद्वार में बनकर तैयार हुए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खिलाड़ी लगातार खेलने के लिए पहुंच रहे हैं। स्टेडियम में डे नाइट मैच और सीरीज कराने के लिए बुकिंग खोली जा चुकी है। उत्तराखंड में सरकार कोई भी रही हो, ब्यूरोक्रेसी हमेशा चर्चाओं में रही है। ताजा मामला चीफ सेक्रेटरी की मीटिंग में सचिवों के नहीं पहुंचने का है। पहले सिर्फ नेता ही शिकायत करते थे, लेकिन अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। अब तो मुख्य सचिव को ही शिकायत है कि सचिव उनकी मीटिंग तक नहीं पहुंच रहे हैं। मामला सोमवार का है। चीफ सेक्रेटरी राधा रतूड़ी ने मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट सशक्त उत्तराखंड एट 25 की समीक्षा मीटिंग कॉल की थी, लेकिन जब मीटिंग शुरू हुई तो ये देखकर चीफ सेक्रेटरी का पारा चढ़ गया कि सिर्फ 2 सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम और प्रमुख सचिव आर के सुधांशु ही मीटिंग में मौजूद थे। बाकी सचिवों ने अपनी जगह अपर सचिव या अन्य छोटे अधिकारियों को मीटिंग में भेज दिया। चीफ सेक्रेटरी ने उसके बाद एक एक सचिव को अपने ऑफिस में बुलाकर कड़ी फटकार लगाई। मामले में मंगलवार को मुख्य सचिव मीडिया से कुछ नहीं बोली, लेकिन जनप्रतिनिधियों ने अपनी भड़ास जरूर निकाली। विधायकों का कहना था कि लापरवाह ब्यूरोक्रेसी पर शिकंजा कसना अब बेहद जरूरी हो गया है। ये दुर्भाग्य है उत्तराखंड प्रदेश का कि पहले तो माननीय मंत्रीगण और जनप्रतिनिधि शिकायत करते थे
कि सेक्रेटरी हमारी बात को तवज्जो नहीं दे रहे हैं, हमारी बात को नहीं सुना जाता है। आखिरकार चीफ सेक्रेटरी को भी कहना पड़ रहा है कि बैठकों में हमारे सचिवगण नहीं आ रहे हैं। ये दुखद विषय, चिंताजनक विषय है। बहुत सारे अधिकारियों का ऐसा रवैया है कि वो जनप्रतिनिधियों को भी संज्ञान नहीं ले रहे हैं और अब तो हद इस बात की हो गई है कि वो मुख्य सचिव भी नहीं हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी को इनको टाइट करना चाहिए और इनको नियंत्रित करना चाहिए, और जो अधिकारी इनका कहना नहीं मान रहा है या जनप्रतिनिधियों का कहना नहीं मान रहा है उनको दंडित करना चाहिए। उत्तराखंड में ब्यूरोक्रेसी की ये आराम तलबी और मनमानी कोई नई नहीं है। पूर्व चीफ सेक्रेटरी उत्पल कुमार सिंह और एसएस संधू भी इस बात से परेशान रहे कि सचिव मीटिंग में आना ही नहीं चाहते। एसएस संधू ने तो बकायदा ऑर्डर भी जारी किया कि मीटिंग में सचिव या फिर विभागाध्यक्ष ही आएंगे, लेकिन संधू के जाते ही अफसर अपनी मनमानी पर उतर आए। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नप्रभात की रिपोर्ट।